आज हम CSS 2027 की कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और मैं ये आपको कह सकता हूँ कि अगर आप ये तमाम स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करते हैं पूरे साल के लिए तो पहला ही अटेम्प्ट आप क्वालिफाई कर लेंगे और आपका नाम उस PDF में ज़रूर होगा। Assalamu alaikum everyone, my name is Saddam Hussain Magsi and I welcome you all once again to the platform of Torch Bearer CS Academy Karachi। आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने करनी है ताकि आप अपना CSS का पहला ही अटेम्प्ट पास कर लें और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत ना पड़े। स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास दो मेन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहला जो डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं सिलेबस, आपके पास सिलेबस होना ज़रूरी है और इस स्टेप को किसी भी सूरत में आपने स्किप नहीं करना है। आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाइए और आप वहाँ पर लिखिए CSS 2026 रिवाइज्ड सिलेबस। आपके पास सिलेबस आ जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट लें और प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखें। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए वो अगेन आपको FPSC की वेबसाइट से या फिर इंटरनेट से वो डॉक्यूमेंट भी आपको मिलेगा। आप वहाँ पे जाके उस डॉक्यूमेंट को भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट करेंगे। डॉक्यूमेंट का नाम है एग्जामिनर्स रिपोर्ट। कुछ सालों की एग्जामिनर्स ने रिपोर्ट्स बनाई हैं और वो प्रोवाइड कर दी हैं ताकि हम उन रिपोर्ट्स को पढ़ के वो गलतियां ना करें जिसकी वजह से एक कैंडिडेट अटेम्प्ट अपना ज़ाया कर देता है। 3 ही गोल्डन चांसेस हैं आपके पास, 3 ही चांसेस हैं और इन्हीं में से आपने पास करना है। अपना पहला अटेम्प्ट कभी भी ज़ाया नहीं करना है किसी भी प्रेशर में आके, ना पीयर प्रेशर में, ना फैमिली की प्रेशर में, ना जो है जल्दी सक्सेसफुल होने के प्रेशर में आप जाके अपना एक इमेच्योर अटेम्प्ट देके ज़ाया कर ले। अक्सर मैंने देखा है जो स्टूडेंट जल्दबाजी में पहला अटेम्प्ट अपना ज़ाया करता है तो उसके चांसेस सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि एक अटेम्प्ट देने के बाद हमें कंफर्ट जोन पसंद है, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, तो इस वजह से हम वो कंसिस्टेंसी, वो परसिस्टेंसी वो मेंटेन नहीं कर पाते थ्रू आउट, ताकि हम सेकंड अटेम्प्ट फिर अच्छे से अपना दे सकें। तो दो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, सिलेबस और एग्जामिनर्स रिपोर्ट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दो डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करेंगे। अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स। आप इन स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करें, डेफिनेटली आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। अब पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है सिलेबस। सिलेबस में से हम सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ऑप्शनल्स हर किसी के वेरी कर सकते हैं और उसके लिए फिर हमें एक एंटायरली डिफरेंट सेशन चाहिए होगा। आप कमेंट करिएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर भी सेशन हो तो हम डेफिनेटली उसको भी फिर कंडक्ट करेंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से दो सब्जेक्ट्स जो हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंग्लिश एसे, प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर। वन बाय वन पहले इनकी बात करते हैं, उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें GK 1 है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद है इस्लामिक स्टडीज़, ये 4 सब्जेक्ट्स हुए और 2 इंग्लिश के, तो 6 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, एक सिर्फ उसकी एक क्वेरी में एड्रेस कर देता हूँ कि एज अ बिगिनर किसी स्टूडेंट को नहीं पता होता कि ऑप्शनल का मतलब क्या होता है। शायद किसी को ये लगे कि ऑप्शनल का मतलब ये है कि ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखें या फिर ना रखें। ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आपको डिफरेंट ग्रुप्स के सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनमें से आपने 6 सब्जेक्ट्स अपनी मर्जी के चूज़ करने होते हैं जिसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूर होती है। यानी 6 आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे अपने और 6 आपके कंपलसरी होंगे। टोटल आपके 12 सब्जेक्ट्स बने, 1200 मार्क्स हैं और उससे पहले एक MPT टेस्ट होता है और देन जो है आपका इंटरव्यू है जिसमें 300 मार्क्स होते हैं आपके टोटल। कंपलसरी सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, ऑप्शनल के 33, और जो एग्रीगेट पूरा बनना चाहिए वो 50% होना चाहिए कम से कम, ताकि आप एग्ज़ाम को पास कर सकें। उसके बाद जितना ज़्यादा स्कोर होगा आपका उतना अच्छा ग्रुप आपको मिल सकता है। तो वापस आते हैं हम अपने सिलेबस पे। आपने सिलेबस प्रिंट आउट कर लिया। अब सिलेबस में आप पहले 2 इंग्लिश के पेपर्स को देखिए, इंग्लिश एसे और प्रेस इन कंपोजिशन। बात करते हैं इंग्लिश एसे राइटिंग की। अब यहाँ पर एक बात जो आपने नोट करनी है, जो हमने मिथ्स को भी जो है वो भी एड्रेस करते जाना है, कि जो इंग्लिश एसे का पेपर है उसके प्राइमरीली 2 कंपोनेंट्स हैं और उन 2 कंपोनेंट्स को कवर किए बगैर आप ऐसे नहीं लिख पाते हैं। वो कौन से 2 कंपोनेंट्स हैं?
पहला जो कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं फ्रेमवर्क ऑफ द एसे, यानी जिसमें आपको ये पता चलता है कि हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे बनाना है हमने, थीसिस स्टेटमेंट क्या है, उसको कहाँ पर रखना है हमने, क्वेश्चन पॉइंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एसेस क्या हैं, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, काउंटर पर्सपेक्टिव्स, थीसिस, एंटीथीसिस, ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से हम लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ्स किस तरह से फॉर्म करते हैं, ट्रांजिशन पैराग्राफ्स क्या होते हैं, इन सब को मिला के हम कहते हैं फ्रेमवर्क ऑफ द एसे। तो पहला कंपोनेंट है फ्रेमवर्क ऑफ द एसे। ये जो फ्रेमवर्क है ये विद इन 5 to 10 डेज में इजीली सीखा जा सकता है। आपको टोटल 15 से 20 घंटे लगेंगे फ्रेमवर्क ऑफ द एसे सीखने में। लेकिन फ्रेमवर्क ऑफ द एसे सीखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब आपको ऐसे लिखना आ गया, क्योंकि दूसरा मेन कंपोनेंट है कंटेंट। आप ऐसे का कंटेंट कहाँ से लाएंगे? कंटेंट के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसमें टाइम लगेगा आपको। कंटेंट के लिए या तो आप अपने ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करें जहाँ से ऐसे के लिए कंटेंट मिले आपको, या फिर थीम्स प्रिपेयर करिए। ये हर कैंडिडेट की, हर इंडिविजुअल की एक अलग स्ट्रेटजी बनेगी कि उसके लिए क्या सूटेबल है। तो दो चीज़ें हो गई, एक आपका फ्रेमवर्क ऑफ द एसे एंड सेकंड इज कंटेंट। जब ये दोनों चीज़ें, दोनों कंपोनेंट्स आपके पास आ जाते हैं तो आपको ऐसे लिखना आ जाता है। अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे एसेस और चेक कराते रहेंगे ताकि आपकी कमांड हो सके इस पेपर के ऊपर। टोटल 10 टॉपिक्स दिए जाते हैं एग्जाम में, जिनमें से एक ऐसे आपने लिखना होता है जिसमें 2500 वर्ड्स के आसपास जो है ऐसे लिखना है। इतनी वर्ड लिमिट मीट अक्सर स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, तो वो 1800 से लेके 2000 वर्ड्स तक का ऐसे लिख लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल होता है। तो ये आपका ऐसे हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेसियन कंपोजिशन की। प्रेसियन कंपोजिशन को आपने किस तरह से टैकल करना है, अगेन सिलेबस में ये बातें बताई हुई हैं, उसी तरह जैसे सिलेबस में ऐसे के बारे में बताया है कि ऐसे में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। आप उसको डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे में क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आप सिंपली उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करिए। दूसरा सब्जेक्ट आपका है प्रेसियन कंपोजिशन। प्रेसियन कंपोजिशन में जो 50% मार्क्स हैं आपके, वो प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन के हैं। 20 प्रेसी के मार्क्स, 20 कॉम्प्रिहेंशन के और 10 ट्रांसलेशन के मार्क्स हैं आपके। इसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग 50 मार्क्स हैं आपके, वो ग्रामर पोर्शन के हैं, जिसमें 10 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आएंगे, 10 सिनोनिम्स आएंगे, 10 एंटोनिम्स हैं। ये 20 MCQs हो गए आपके वोकैबुलरी के। उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बाद जो है आपके पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, सेंटेंस करेक्शन है, पंक्चुएशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कभी कभी नरेशन का सवाल आ जाता है। तो ये आपका ग्रामर वाला पोर्शन हो गया। अब यहाँ पर आप एक बात नोट करिए कि सिर्फ अगर हम प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन सही कर लेते हैं लेकिन ग्रामर वाला पोर्शन हमारा नहीं हो पाता क्रैक, तो अगेन ये सब्जेक्ट पास नहीं हो पाता। और अगर सिर्फ ग्रामर वाला पोर्शन हमने रट लिया है, क्रैमिंग कर ली उसकी, लेकिन प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन पे कमांड नहीं हमारी, तो भी ये पेपर पास नहीं हो पाता है। तो आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है जहाँ पे आपने ग्रामर के ऊपर भी काम करना है, वोकैबुलरी पे भी काम करना है, और प्रेसी राइटिंग, उनके रूल्स, कॉम्प्रिहेंशन और इनकी राइटिंग प्रैक्टिस, इसके ऊपर भी काम करना है ताकि आप इस पेपर को अच्छे से क्रैक कर सकें। अच्छा, ये जो पेपर है प्रेसियन कंपोजिशन का पेपर, इसमें आपने जो अपना स्कोर का टारगेट रखना है वो कम से कम 70+ रखना है, कि आपका स्कोर कम से कम 70 या फिर अबव हो। यानी जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं कम से कम वो 15 तो सही हों, 15-16 इतने सही हों। इतनी मेहनत करिए। जब आपके पास पूरा एक साल है, 12 महीने हैं, 13 महीने हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करें अपनी, ताकि पहला अटेम्प्ट आप अपना क्रैक कर सकें। आपने किसी भी सब्जेक्ट के वीक एरियाज़ को छोड़ के या फिर लूप होल्स के साथ एग्जाम में नहीं जाना है। जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो भी सिलेबस में बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है, आप उनको प्रिपेयर करेंगे। ग्रामर के लिए कोई भी किताब फॉलो कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आपने देखना है कि आपकी अंग्रेज़ी कैसी है। आपके बेसिक इश्यूज़ हैं, क्रॉनिक इश्यूज़ हैं, या जो है बहुत ही बुरी हालत है, तो आपने ये देखना है। उसके लिए आप क्या करिए, आप रैंडमली किसी भी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक को चूज़ करें। पॉवर्टी, YCSS, या फिर पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज़, पॉवर्टी, क्राइम, एजुकेशन, क्लाइमेट,
कोई भी टॉपिक आप चूज़ करें जिस पे लगता है कि जी आप एक ओरिजिनल थॉट प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक पैराग्राफ आप प्रोड्यूस कर सकते हैं जो क्रैमिंग की नहीं हो, आपने आप खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उस पर एक पैराग्राफ लिख सकें। वो पैराग्राफ लिखने के बाद आप उसको चेक करा लें, किसी से भी आप चेक करा लीजिए। वहाँ से चेक कराने के बाद जो है आप देखें कि आपकी अंग्रेज़ी की कौन सी गलतियाँ हो रही हैं आपसे, वेदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इश्यूज़ हैं आपके, पैरेलल स्ट्रक्चर के हैं, आर्टिकल्स के हैं, पंक्चुएशन के हैं, कौन से आपके इश्यूज़ हैं, तो उनको भी आपने साथ ही साथ एड्रेस करते जाना है। ग्रामर के लिए कोई भी किताब आप फॉलो कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है आपका करंट अफेयर्स। चौथे नंबर पे है पाकिस्तान अफेयर्स। पहले पाकिस्तान अफेयर्स की बात करते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स, क्योंकि हम बचपन से पाकिस्तान स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए आए हैं और यूनिवर्सिटी में भी एक सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो हम इतने सालों से एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो ये नेचुरल सी बात है कि चेकर की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती है कि जी जब आप इतने टाइम से एक सब्जेक्ट के टच में हैं तो अब आप पेपर थोड़ा अच्छा बनाइए, अच्छा पेपर प्रोड्यूस करिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये सब्जेक्ट जो है इतना ज़्यादा स्कोर नहीं देता। अच्छा स्कोर अगर आ गया तो जी वो 60 के आसपास होता है, नहीं तो एवरेज स्कोर जो पाकिस्तान अफेयर्स में बनता है वो अराउंड है 40-45 के आसपास एवरेज स्कोर इस सब्जेक्ट का बन रहा होता है। तो इस सब्जेक्ट में ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है ताकि आप इस सब्जेक्ट को क्रैक कर सकें। ऐसे के लिए कोई भी किताब नहीं है। हाँ, आप कुछ सैम्पल एसेज देख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं जिनसे आप हेल्प ले सकें। इंग्लिश ग्रामर का भी जो पूरा पोर्शन है वो भी आप नोट्स वगैरह से प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर कोई भी किताब आप फॉलो कर सकते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए जो किताब मैं रिकमेंड करूँगा आपको, और इसके अलावा भी कोई और किताब आप रेफ़र कर सकते हैं जो सिलेबस कवर कर रही हो। मैं जो किताब रिकमेंड करता हूँ वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय जेम्स वैन ब्रेंडेट। ये किताब आप पाकिस्तान अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और किताब है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान। इस किताब को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसके स्पेशली लास्ट जो 2 चैप्टर्स हैं उनको आप लाजमी प्रिपेयर करेंगे। जब एग्ज़ाम आपका करीब आ जाएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ इकोनॉमिक सर्वे है, इस तरह की रिपोर्ट्स को भी आप प्रिपेयर करेंगे ताकि आप अपने आंसर्स को और अच्छा कर सकें, मटेरियल को और अच्छे से आप कंसोलिडेट कर सकें। इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। अब ये पाकिस्तान अफेयर्स प्रिपेयर होगा कैसे? किताब आपको पता चल गई, सिलेबस आपको पता चल गया, वो जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया था आपने ना उसमें सिलेबस लिखा हुआ है, आपने उसी सिलेबस को फॉलो करना है। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप लेक्चर्स कवर कर लीजिए, लेक्चर्स आप अटेंड कर लें। बेशक आप कोई क्रैश कोर्स, शॉर्ट कोर्स, 4 महीने का, 3 महीने का कोर्स जो है वो जल्द से जल्द लेके फ्री हो जाएँ। जितना जल्दी आप अपने इस कोर्स को पहले लेक्चर से सुन के कवर कर लेंगे, उतना अच्छे से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। और अटेम्प्ट से 2 महीने पहले तो आप उन 2 महीनों को तो माइनस ही कर दें, दिसंबर जनवरी इनको माइनस कर दें कि उसमें आपने खुद के ऊपर ना कोई प्रेशर माउंट करने देना है, ना फिर जो है आपने लास्ट मिनट में परेशान होना है कि अब मैं क्या करूं, मेरी तैयारी नहीं है। उस टाइम पे आप काम, कंपोज, रिलैक्स रहें, आप कंसोलिडेट करें, रिविजन्स करें, अपनी गलतियां हैं उनको देखें, रिफ्लेक्ट करें उनके ऊपर और उनको ओवरकम करें। लास्ट 2 महीने में तैयारी नहीं करनी है, लास्ट 2 महीने में जो सब कुछ पढ़ा था उसको कंसोलिडेट करना है। इतना टाइम है ना पढ़ने के लिए, तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, कंफर्ट जोन से निकलें और इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें ताकि आपको लास्ट में जो है इतना परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। या फिर लास्ट में फिर टीचर सजेस्ट कर देते हैं कि जी यू आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, सो गो फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप अटेम्प्ट अपना ज़ाया कर देंगे। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है आपने और जल्दी अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले लेक्चर्स कंप्लीट कर लीजिए। लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद अब आप क्या करेंगे? उन्हीं लेक्चर्स के अपने पॉइंट्स लेक्चर्स के क्लास वगैरह में नोट कर लिए होंगे। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप वो लेक्चर्स और अकेडमी ने अगर आपको नोट्स प्रोवाइड किए हों तो वो नोट्स और जो किताब आपने पढ़ी है वो किताब, इन तीनों को आप अपने सामने रखिए और आउटलाइन के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 आप अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अब आप अपने जब नोट्स बनाएंगे तो उस टाइम पे नोट्स कैसे बनाने हैं? देखिए, नोट्स किस तरह से बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, ये हर कैंडिडेट के लिए सिचुएशन वेरी करेगी, क्योंकि वो उसकी एप्टीट्यूड को देख के हम बता सकते हैं कि इसकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए। वन शू फिट ऑल अप्रोच डजंट वर्क। मैं बता दूं कि जी ऐसा कर लें सभी स्टूडेंट्स, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अब आप नोट्स कैसे बना सकते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स बता सकता हूँ। आप अपना माइंड फिर यूज़ करें और खुद को एनालाइज करें और उसके बेस पे जो है आप अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस करिएगा इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद।
अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, जैसे अब 1 साल से लेके 14 मंथ्स का टाइम है आपके पास, तो इस टाइम में आप जो है 2 तरह के नोट्स बना लीजिए, एक मीडियम नोट्स और एक बुलेट्स में नोट्स जो कि बिल्कुल आउटलाइन फॉर्म में हो, जो कि लास्ट मिनट रिविजन्स के लिए यूज़ करेंगे आप। आप ये 2 चीज़ें कर लें। अब ये नोट्स जो बनाएँगे ना 12 सब्जेक्ट्स के, इसमें भी आपको 2 से 3 महीने लग जाएँगे। हो सकता है पहले सब्जेक्ट के नोट्स बना लिए आपने, चेक कराया, वो सही नहीं बने, दोबारा बनाने हैं, तो इस तरह से करने में भी आपको टाइम लगता है। तो आपके अगर नोट्स भी बने हुए हैं, लेक्चर्स भी अटेंड कर लिया आपने, रिकमेंडेड किताब भी पढ़ ली है, तो आई कैन अश्योर यू कि आपको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने से। लेकिन अगर आप शॉर्टकट्स चाहते हैं, इंस्टेंट नूडल की तरह रिजल्ट चाहते हैं और आप स्टेप्स को बिल्कुल स्किप करना चाह रहे हैं और कोई ऐसी चीज़ चाह रहे हैं कि जी वो फ़ौरन आपको जो है सक्सेस मिल जाए, आप स्टेप्स को स्किप कर लें, तो ये एग्ज़ाम फिर इस तरह से पास होता ही नहीं है। ये एग्ज़ाम उस तरह से डिज़ाइंड ही नहीं है कि जी कोई भी शॉर्टकट लेके एग्ज़ाम पास किया जा सके। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, हार्डकोर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होती है? शॉर्टकट का मतलब स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं होती है, ठीक है ना? इस पे भी हम आगे बात करेंगे ज़रूर। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आप अगर नोट्स बना रहे हैं अपने, तो मीडियम नोट्स बना लें और उन्हीं के फिर आप बुलेट पॉइंट्स के नोट्स बना लें, वो लास्ट मिनट के लिए होंगे। और मीडियम नोट जब आप बना रहे हैं, तो आप क्या ये नोट्स अपने वर्ड्स में बनाएंगे? द आंसर इज़ नो, डोंट डू दिस। आप अपने वर्ड्स में नोट्स ना बनाएं। आपने जो किताब पढ़ी है, उसी का टेक्स्ट जो है आप उठाकर उसको कॉपी पेस्ट करिए। यस, उसमें आप हेडिंग्स दें अच्छी, सब हेडिंग्स अच्छी दें। आप उसको डिवाइड करें, क्योंकि बुक्स में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स तो होती नहीं है, तो आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दें, लेकिन अपने वर्ड्स में नोट्स ना बनाएं। आप उसी टेक्स्ट को नोट कर लीजिए। इसका रीज़न क्या है? अपने वर्ड्स में क्यों नहीं? एक तो हमें पता नहीं कि आपकी अंग्रेज़ी कैसी है और वो एक्सप्रेशन आपका कैसा होगा, वेदर उस सब्जेक्ट के जार्गन्स के लिए वो सूटेबल चीज़ें आप सारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी है। और उन्हीं नोट्स को आप पढ़ रहे होंगे। अगर आपने उसी किताब में से चीज़ों को नोट करके लिखा होगा, तो आप उसी नोट्स को पढ़ेंगे, उसी टेक्स्ट को पढ़ेंगे, तो वो जो एक्सप्रेशन है वो ऑटोमेटिकली आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। आपका रिटन एक्सप्रेशन भी इससे इम्प्रूव हो जाता है और ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होंगी, तो हम सेफ रहते हैं इस तरह से। तो नोट्स अगर आप बना रहे हैं, तो फिर आप इस तरह से नोट्स बना सकते हैं। अब अगर टाइम नहीं है आपके पास, बहुत कम टाइम रह गया है और बिल्कुल टाइम नहीं है, आप ये वीडियो जो है 8 महीने के बाद सुन रहे हैं, तो अब एग्ज़ाम में 4 महीने रह गए हैं, तो जी अब तो नोट्स नहीं बना सकेंगे, क्योंकि नोट्स बनाने में ही 2 से 3 महीने लग सकते हैं कम से कम भी। तब आप नोट्स कैसे बनाएंगे? अब आप नोट्स नहीं बनाएंगे, अब आप किसी से नोट्स बोरो कर लें या फिर आप टीचर से डिस्कस करें कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। उस टाइम पे नोट्स नहीं बना सकेंगे हम, क्योंकि टाइम इतना होगा नहीं हमारे पास। मैक्सिमम जो है बुलेट पॉइंट्स के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स हमारे बन सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि नोट्स के ऊपर भी बात हमारी हो चुकी है। अब पाकिस्तान अफेयर्स में आपने ये तमाम स्टेप्स कर लिए, उसके बाद अब आप क्या करेंगे? अब आप पास पेपर्स को सॉल्व करिए। पास पेपर्स को भी आप ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे जी क्वेश्चन उठाया, अब आप खुद से उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, डोंट डू दिस। आप पास पेपर्स को इंटरनेट की हेल्प से सॉल्व कर लें, ठीक है ना? आप क्वेश्चन उठाइए, आप उसको इंटरनेट की हेल्प लें उससे और उस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। 5 to 6 ईयर्स के पास पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए। देन अब आप जब इस तरह सारे सब्जेक्ट्स के लिए कर लेंगे, तो अब आपने मॉक्स देना स्टार्ट करने हैं। आइडियल टाइम जो है वो मॉक देने का पता है क्या होता है? आइडियल टाइम जो मॉक पेपर्स स्टार्ट करने का टाइम होता है, वो होता है मई, जून, जुलाई का टाइम। ये टाइम होता है मॉक्स देने का और अपनी तैयारी मुकम्मल हो चुकी होती है इस टाइम पे और आप मॉक्स देना स्टार्ट करते हैं, ताकि आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकें, ठीक है ना? मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो हो रही होती हैं। ये नहीं बताऊंगा कि जी अब आप इस तरह से कर लें 3 महीने में सीएसएस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। और वैसे भी 12 सब्जेक्ट्स हैं, अगर 3 महीने की बात है, तो आप एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं? हर कैंडिडेट का इतना स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है और जो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम है, इट इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स और ये पूरा ही जो है रोट लर्निंग के ऊपर एजुकेशन सिस्टम है हमारा। और इसी तरह से फिर हम क्रिटिकल थिंकिंग अपनी बिल्ड नहीं कर पा रहे होते, तो उसको बिल्ड करने में भी हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तब जाके हम एग्ज़ाम दे पा रहे होते हैं। तो हमारे जो इश्यूज़ हैं ना, वो प्राइमरी एजुकेशन से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम जो है इस बात को भी जहन में रखेंगे कि जी हमारे जो एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, वो जो सीरियस फ्लॉज हैं, उसी में ही रह के हम अपनी तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हम उन्हीं को अवेल करेंगे,
ठीक है, तो ऑब्स्टेकल्स जो है उनको सोल्यूशन बनाइए, ना कि आप ऑब्स्टेकल्स से एक माउंटेन बना के और आप जो है सिर्फ एक विक्टिम बन के रह जाएं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। विनर माइंडसेट आपका होना चाहिए कि जी वॉट एवर द सिचुएशन इज, आपने इस एग्जाम को क्रैक करना है तो करना है, नो मैटर वॉट, आपको कुछ भी करना पड़े मेहनत करेंगे लेकिन एग्जाम को ज़रूर क्रैक करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। इस्लामिक स्टडीज़ की बात करते हैं। अगेन इस्लामिक स्टडीज़ भी हम काफ़ी टाइम से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट की गलती होती है इस्लामिक स्टडीज़ में। वो ये गलती होती है कि स्टूडेंट को लगता है कि मुझे ये सब्जेक्ट आता है, वो प्रिपेयर नहीं करता है इस सब्जेक्ट को इतना। लेकिन दो इंग्लिश के पेपर्स के बाद फिर अगर कोई स्टूडेंट फेल हो रहे होते हैं तो वो ज़्यादातर इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर में फेल हो रहे होते हैं, क्योंकि जो जीके का पोर्शन है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उसमें तो एक अच्छी बात ये है कि एग्रीगेट उसका 120 मार्क्स चाहिए हमें, यानी उसमें से अगर एक पेपर फेल है, दो पेपर पास हैं और एग्रीगेट 120 प्लस बन गया है तो हमारा वो अटेम्प्ट या फिर वो पेपर्स पास कंसीडर होंगे, अगर बाकी भी सारे पेपर्स पास हैं तो। लेकिन इस्लामियत में तो ऐसा नहीं है। अगर आपने 38 मार्क्स ले लिए तो बस पेपर फेल हो गया, आपका अटेम्प्ट जो है वो कंप्रोमाइज़ हो गया, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो कितने स्टूडेंट फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जा पाते हैं। तो इस्लामियात को भी आप सीरियस लेंगे और इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अगेन सेम लेक्चर्स नोट करने हैं, किताब को पढ़ना है और उसके बाद इसकी तैयारी स्टार्ट करनी है। इस्लामियात के लिए जो किताब आपने पढ़नी है, बहुत सारी किताबें हैं, 1 से 2 किताबें मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। यानी डॉक्यूमेंट जो आपने डाउनलोड किया था ना, उसको आप फॉलो करते रहें, उसी के सिलेबस को फॉलो करेंगे आप और उसी के पॉइंट्स को भी आप फॉलो करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी खुद ही। जस्ट आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ें और उसको याद कर लें, उसको इंटरनलाइज कर लें, उसके सिलेबस के पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। सिलेबस याद है आपको फिंगर टिप्स पे तो बस आपका एग्जाम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन 90% स्टूडेंट सिलेबस देखता भी नहीं है, एग्जाम में अपीयर होने से पहले वो सिलेबस तक नहीं देख रहा होता। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय डॉक्टर हमीदुल्लाह, इस किताब से स्टार्ट कर सकते हैं। इस्लाम द मिसअंडरस्टूड रिलीजन और अबुल अला मौदूदी की किताबें हैं काफ़ी। इस तरह आप इस्लामियात को अपने स्टार्ट कर सकते हैं। जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बात हो रही है तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए आप कोई भी किताब फॉलो कर लें और जो सिलेबस को कवर कर रही हो और उसी से आप अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लें। हाँ, जनरल साइंस एंड एबिलिटी इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसमें एबिलिटी में 40 मार्क्स हैं तो 35 to 40 पूरे आने चाहिए। MCQs ईजी होते हैं तो 19 to 20 MCQs आपके ठीक होने चाहिए। और जो बाकी जनरल साइंस का पोर्शन है उसमें भी कोशिश करें कि 25 to 30 स्कोर आपका आए। यानी ओवरऑल इस पेपर में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 75 अबव होना चाहिए और अराउंड 85 के आसपास। ये आपने इस सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बनानी है और ये सब्जेक्ट में इतना स्कोर एक कैंडिडेट करता है अगर वो इस सब्जेक्ट को अच्छे से टैकल करता है तो इस तरह से आप अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करेंगे। आई होप यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है। अब हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स को लेकर जो एक मिथ है, वो सबसे बड़ी मिथ ये है कि करंट अफेयर्स को लास्ट में प्रिपेयर करना है। बहुत ही गलत। करंट अफेयर्स पहले दिन से आप स्टार्ट करेंगे अपना। अब देखिए, करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ जो 27, 28, 29 के लिए वैलिड है। आप किसी भी साल में जब तक सिलेबस रिवाइज नहीं हो जाता तब तक करंट अफेयर्स के लिए ये स्ट्रैटेजी आपकी वैलिड रहेगी, आप उसी को फॉलो करें। करंट अफेयर्स को आप 4 एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर लें, आउटलाइन को 4 हिस्सों में डिवाइड करें। पहले हिस्से में आप लिखें पाकिस्तान डोमेस्टिक इशूज़, दूसरे हिस्से में आप लिखें पाकिस्तान एक्सटर्नल इशूज़ जिसमें आप रीजन के तमाम टॉपिक्स लिखें कि पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। फिर जो तीसरा हिस्सा होगा वो होगा ग्लोबल इश्यूज़। ग्लोबल इश्यूज़ में से इसको आपने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। एक ग्लोबल इश्यूज़ में वो पार्ट रखना है जिसको हम कहेंगे स्टैटिक पार्ट, यानी ये वो पार्ट है जिसमें सिलेबस चेंज नहीं होगा, नॉट सिलेबस, टॉपिक्स चेंज नहीं होंगे, यानी टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं आएंगी, ये वो पार्ट होगा। फिर इसी में से एक बर्निंग इश्यूज़ का पार्ट आपने लिखना है। बर्निंग इश्यूज़ वो होंगे जो कॉन्स्टेंटली टॉपिक में अपडेट्स हो रही होती हैं, यानी ये आपने 4 हिस्सों में सिलेबस को डिवाइड कर दिया। पहले आपने पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज़ पढ़ लिए, लाइक लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, लेक ऑफ सोशल कोहेजन, पॉवर्टी, टेररिज्म, इस तरह के जो मसले हैं वो आपने पढ़ लिए, उसको आपने नोट कर लिया। ठीक है, अब एक टॉपिक कर लिया कवर आपने, एक पेज आप छोड़ दीजिए उसके लिए कि आगे इन फ्यूचर कभी भी अगर उसमें कोई पॉइंट्स ऐड करने हो तो आपके लिए एक स्पेस उसमें हो और इसमें इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी, ये तकरीबन जो है चीज़ें स्टेगनेंट रहेंगी।
आपने पॉवर्टी पढ़ लिया, अब इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई तो सिर्फ आप एक नंबर चेंज कर देंगे कि जी पॉवर्टी अब 15% से 20% हो गई या फिर 12% हो गई है। बस ये एक फैक्ट चेंज होगा, बाकी तमाम टॉपिक्स की जो बातें आपने की थी वो आपकी सेम रहती हैं। इसी तरह पाकिस्तान के रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज। अब स्टैटिक पार्ट और बर्निंग पार्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या करेंगे, पहले स्टैटिक पार्ट में वो टॉपिक्स रख लें जो बहुत ज़्यादा तब्दीली उसमें नहीं आती, जैसे कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन्स। अब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आपने इसको प्रिपेयर कर लिया। इसी तरह एनर्जी है, क्लाइमेट चेंज है, इस तरह के टॉपिक्स जो है इनको आप स्टैटिक में रखेंगे। बर्निंग टॉपिक्स वो होंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, जैसे कि इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, जैसे कि ब्रिक्स है, इसी तरह वेनेजुला क्राइसिस है, अफ़गान इशू है, और पाकिस्तान और इंडिया का जो रीसेंट एस्केलेशन है इसको भी हम बर्निंग में अब रख सकते हैं, क्योंकि इसमें और एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम डेवलपमेंट्स। और यूएसए और चाइना, इनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, ट्रेड वॉर है, इसको भी आप बर्निंग इश्यूज़ में रख सकते हैं। यानी ऐसे टॉपिक्स जिसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं, आप उसको बर्निंग में रखेंगे। अब बर्निंग इशू जब आपने एक टॉपिक कवर कर लिया, उसको 360 पर्सपेक्टिव में आप कवर करेंगे। 360 पर्सपेक्टिव में कैसे कवर करना है उसके ऊपर भी एक लेक्चर अलग से हो सकता है। अगर आप भी चाहते हैं वो लेक्चर तो कमेंट ज़रूर करिएगा, तो हम उसको कवर करेंगे। अब बर्निंग इश्यूज़ जब आपने एक कोई टॉपिक कर लिया, जैसे कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस, आपने पूरा टॉपिक उसको पढ़ के अथेंटिक रिसोर्स से, रिसर्च पेपर से, आर्टिकल से पढ़ के आपने उसको प्रिपेयर कर लिया, तो अब आप 3-4 पेजेस उसके छोड़ के नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर करिए, ताकि अब कोई भी डेवलपमेंट हो तो इसमें तो आप उन पॉइंट्स को ऐड कर सकें। इस तरह फिर आपने नेक्स्ट टॉपिक करना है, फिर नेक्स्ट करना है, एंड सो ऑन। तो अगर आप ये इस तरह से करते हैं तो डेफिनेटली आपके सारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। अब यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने जहन में रखनी है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया तो इट डजंट मीन कि जी नाउ यू आर रेडी फॉर दी अटेम्प्ट। ये पहला स्टेप था जो आपने अभी पार कर लिया है। अब आगे और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपने करने हैं, और हर स्टेप पे गाइडेंस का होना ज़रूरी है। हर स्टेप पे राइट गाइडेंस का होना ज़रूरी है। राइट गाइडेंस, मैं फिर से कह रहा हूँ, राइट गाइडेंस की ज़रूरत है। आप एक अच्छा टीचर आपके पास होना चाहिए जो हर स्टेप पे आपको सही से गाइड करें, ताकि आप डी ट्रैक ना हो। ये बात जहन में रखें कि आप जितना ज़्यादा यूट्यूब पे चीज़ों को देख रहे होंगे, उतना ज़्यादा टाइम अपना ज़ाया कर रहे होंगे। कोई 1 या 2 रिसोर्स आप अपने पास नोट कर लें कि जी मैं इन्हीं को जाके विज़िट करूँगा, अननेसेसरीली मैं स्क्रॉलिंग नहीं करूँगा। आप उन्हीं को फॉलो करिए, उन्हीं की पॉइंट्स को देखिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा कंटेंट देख रहे होंगे और जितना ज़्यादा आप खुद को एक्सपोज कर देंगे, आप उतने ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई एक अलग बात कर रहा होता है, एक अलग पर्सपेक्टिव में बात कर रहा होता है। हो सकता है वो सारे सही कह रहे हों, और ये मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एक कोई ख़ास तरीका नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से इस एग्ज़ाम को पास किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर स्टूडेंट की एक अपनी स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन मैं कभी भी एक इनकंसिस्टेंट एग्जाम्पल उठा के स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं करता कि जी इस स्टूडेंट ने 5 महीने में अटेम्प्ट कर लिया पास, आप कर लो, आप भी कर लो, आपसे भी हो जाएगा अटेम्प्ट। आई डोंट डू दिस। मैं वो देखता हूँ कि जी मेजॉरिटी को कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि आप हो सकता है आप एक्सेप्शनल हो सकता है ना हो। वो एक एक्सेप्शनल केस आ गया, मैं एक एक्सेप्शन को उठा के बोल दूँ कि जी बस ये इसने कर लिया तो आप भी कर लेंगे। आई डोंट डू दिस। मेजॉरिटी की बात करते हैं कि उनको कितना टाइम लगता है, सफिशेंट टाइम लगता है। कम से कम आप 1 साल तो अच्छे से इस अटेम्प्ट को दें। 1 साल 12 महीने 14 मंथ्स आप इतना टाइम इस एग्ज़ाम को दें, अच्छे से तैयारी करें। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल होंगे तो तभी आप 6 से 8 महीने में तैयारी मुकम्मल कर पाएंगे। वो भी आप जब अपने अच्छे खासे रिसोर्सेज स्पेंड करेंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स में इनरोल करवाएंगे, तब जाके जो है आपका चांस बनेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। ठीक है, तो इस बात को भी आपने जहन में रखना है। आप ये नहीं कह सकते सर वो उस कैंडिडेट ने तो 3 महीने में एग्जाम पास कर लिया था तो मैं भी कर लूँगा। नहीं जी, वो उस कैंडिडेट के डायनामिक्स अलग हो सकते हैं, उस बात में कितनी सच्चाई है, 3 महीने वो किस बात को कह रहा है, और 3 महीने का मतलब है कि उसने क्या-क्या किया उन 3 महीनों में, कितने वसाइल उसने यूटिलाइज़ किए, उससे पहले उसका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था। एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं स्कीमेटा, वो क्या है उसके पास, कितनी है एग्जिस्टिंग नॉलेज, कितनी थी उसके पास, और कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। ये भी एक चीज़ है जो मैटर करती है कि जी वो बचपन से ही तो न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ रहे थे, वो घर में उनके स्टडी रूम भी है और लाइब्रेरी भी है, और वो सुबह जो है उठ के न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। ये चीज़ तो नहीं है उनके पास। आपके पास क्या है, वो सारी चीज़ें मौजूद थी,
कि आप वही सेम स्ट्रेटजी फॉलो करके एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, तो आपने खुद को देखना है और खुद को देखते हुए ही आप अपनी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करेंगे, डिवाइस करेंगे। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और एक केस स्टडी उठा के हम उसको सभी पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो सही नहीं मिलता। ये आगे आप इन चीज़ों को समझेंगे जब आपको 1-2 साल लग जाते हैं ना इस एग्ज़ाम में, तो तब आपको रियलाइज़ हो जाता है, क्योंकि आप अभी क्लीन स्लेट हैं। जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, आपके पास नॉलेज आएगी, तब आपको पता चलेगा कि जी इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है? आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी, आप उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर ज़रूर ऐड करिए। मैं आपको उन क्वेश्चंस की भी कोशिश करूँगा कि या तो उन पे वीडियोज़ बनाएँ या आपको रिस्पॉन्ड करें उन चीज़ों के ऊपर। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। राइटिंग प्रैक्टिस कितनी इम्पॉर्टेंट है? जी, मैं कहूँगा कि राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है इस एग्ज़ाम में कामयाब होने के लिए। 2 तरह के स्टूडेंट्स को हम ले लेते हैं। एक वो कैंडिडेट जो एक एवरेज कैंडिडेट है और एक वो कैंडिडेट जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और एक्सेप्शनल कैंडिडेट है। इनको थोड़ा-सा कंपेयर कर लेते हैं। एक्सेप्शनल कैंडिडेट है, उसकी अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी है, एकेडमिक बैकग्राउंड भी बहुत साउंड है, कोई लैंग्वेज के इश्यूज़ नहीं है, उसके रिटेन भी बहुत जल्दी से वो चीज़ों को कर लेता है और ये वो उसके आइडियाज़ भी बहुत अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, इनोवेटिव है बहुत ज़्यादा, क्रिटिकल थिंकिंग भी उसकी अच्छी है। एक ये कैंडिडेट है। दूसरा कैंडिडेट है जो एवरेज कैंडिडेट है। एवरेज अंग्रेज़ी है उसकी, एवरेज कंटेंट है और एवरेज उसके आइडियाज़ हैं और एवरेज पेपर प्रेजेंटेशन है। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को पास करेगा? डेफ़िनेटली आप कहेंगे कि जो एक्सेप्शनल कैंडिडेट है वो इस एग्ज़ाम को पास करेगा, लॉजिक तो यही है। लेकिन इसमें अब हम एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं। जो ये एक्सेप्शनल कैंडिडेट था इसने एक चीज़ नहीं की, दैट इज़ राइटिंग प्रैक्टिस, और ये जो एवरेज कैंडिडेट था इसने राइटिंग प्रैक्टिस की। तो अब मुझे बताइए कि कौन सा कैंडिडेट पास होगा? ये जिसने राइटिंग की है ना, यही कैंडिडेट पास होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम लिखने का इम्तिहान है। आपने पढ़ा, अगर वो लिखा नहीं है तो जी वो आपके 10 दिन में वो सारी बातें भूल जाएँगे जो आपने पढ़ी थी। 5 दिन के बाद कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम बार-बार लिखते रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम रिटेन कर लेंगे और टाइम मैनेजमेंट भी पता चल जाएगी, हमारी गलतियाँ कौन-सी हो रही हैं, वो सब चीज़ें पता चल जाती हैं। तो इस वजह से वो कैंडिडेट पास हो जाता है जो राइटिंग प्रैक्टिस करता है। लिखने का इम्तिहान है तो आप ज़रूर लिखेंगे, राइटअप्स लिखेंगे, चेक करवाएँगे। देखिए, लिखना एक मुश्किल काम है। क्लास में लेक्चर अटेंड करना बहुत आसान है। नेटफ्लिक्स पे 3 घंटे की मूवी देखना, 10 घंटे की सीरीज़ देखना, सिनेमा में 3 घंटे की मूवी देखना बहुत आसान है, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट है। लेकिन 3 घंटे के लेक्चर को सुनना भी रिलेटिवली आसान है, लेकिन 3 घंटे बैठ के लिखना बड़ा मुश्किल काम है। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो मॉक्स लिखते हैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले? बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं। तो वही कैंडिडेट्स जिन्होंने मॉक्स सबसे ज़्यादा लिखे हैं, उनके पास होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। बजाय उसके कि वो कैंडिडेट जिसने एक्सटेंसिव रीडिंग तो की है, लिखा नहीं है, तो उसका एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता है। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई होंगी। सबसे लास्ट में जो मैं बात कहूँगा वो ये है कि स्टार्ट अर्ली, देयर इज़ नो टुमारो। जिस दिन आपको ये पता चला कि जी आप सीएसएसबी एक एग्ज़ाम होता है और वो एग्ज़ाम मैंने देना है, तो आप उसी दिन से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। परफेक्ट टाइम, आइडियल टाइम कभी नहीं आएगा। पहले ये मामला सेटल हो जाएँ, ये कभी नहीं होगा। अभी से इसी वक्त इसी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में रह के अपनी